बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस पास्ट पेपर एमसीक्यूज आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि द पीरियोडिक टेबल वाज क्रिएटेड बाय। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाई थी? ये मेंडलीफ साहब ने बनाई थी, याद रखिएगा। ये मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। और पीरियोडिक टेबल है क्या? जिसमें एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक नंबर में इजाफे के साथ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ रखा गया है। पीरियोडिक टेबल के हवाले से जो अक्सर का सवाल बनते हैं वो सवाल ये बनते हैं डेफिनेशंस के हवाले से कि वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसे क्या कहा जाता है? उनको याद रखिएगा, ग्रुप्स कहा जाता है जी। अब ये जो वर्टिकल कॉलम है लाइक दिस, ये वर्टिकल कॉलम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। फिर बात का ये पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल ग्रुप्स की तादाद कितनी होती है? तो टोटल ग्रुप्स याद रखिएगा वो 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर वो डेफिनेशन बात का पूछता है कि पीरियड्स क्या होते हैं जी। पीरियड्स की डेफिनेशन याद रखिएगा, वो वर्टिकल कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे क्या है ये मेरे पास देखिएगा जी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं याद रखिएगा, वो 7 पीरियड है इन पीरियोडिक टेबल। फिर वो ये पूछता है कि पहला जो ग्रुप है उसको नाम क्या दिया जाता है? याद रखिएगा, उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। जो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हैं, ये ग्रुप फर्स्ट, और जो ग्रुप होता है वर्टिकल होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वर्टिकल क्या होता है? वाई एक्सेस पे। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? एक्स एक्सेस पे। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 हैं, वर्टिकल कॉलम जो कहलाते हैं। और जो पहला ग्रुप्स है उसको क्या कहा जाता है? उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है ग्रुप फर्स्ट के जितने भी मेंबर हैं। लेकिन बाज का तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करता है कि ग्रुप फर्स्ट में तमाम अल्कली मेटल्स हैं, कौन सा ऐसा है जो मेटल नहीं है? वो है हाइड्रोजन गैस। इसीलिए उसको एट द टॉप रखा गया है पीरियोडिक टेबल पे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है, ये मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको टॉप पोजीशन पे ही रखा गया है। तो हाइड्रोजन को इसी वजह से टॉप पोजीशन पे रखा गया है। फिर वो बात का सवाल किया जाता है कि जो ग्रुप सेकंड है उसको क्या कहा जाता है? उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, याद रखिएगा जी। ये दूसरा ग्रुप, ये पहला ग्रुप जिसको कहते हैं अल्कली मेटल्स, ये क्या है? दूसरा ग्रुप, इसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जी। और जो पहले ग्रुप के मेंबर हैं जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जिसको कहा जाता है कि अल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप के मेंबर को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें शामिल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये ग्रुप सेकंड है। और फिर डिफरेंट फैमिलीज भी ग्रुप्स के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 17 ग्रुप है हमारे पास, ये है 17 ग्रुप्स, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन, इनको कहा जाता है ये हैलोजेंस हैं, याद रखिएगा जी। जो 17th ग्रुप के मेंबर्स हैं इनको कहा जाता है ये हैलोजेंस हैं जी। और हैलोजेंस क्या हैं? ये साल्ट फॉर्मिंग है, याद रखिएगा जी। ये साल्ट बनाने वाले हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए बात का सवाल किया जाता है कि हैलोजेंस फैमिली कौन सी है? वो ग्रुप 17 के जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, वो कहलाते हैं हैलोजेंस फैमिली। और फिर 18वें ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? द लास्ट ग्रुप। ये जो 18वां ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सारे, इनको कहा जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा जी। के 18th ग्रुप एलिमेंट्स, इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी नहीं कहते हैं जी। क्यों जीरो है? क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इनका आखिरी शेल वैलेंस नहीं होता, वो कंप्लीट होता है। इसी वजह से ये ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कभी भी रिएक्शन में आप नहीं देखोगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन में से किसी ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया हो। उसकी वजह क्या है? इसको कहा जाता है कि ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है? ये सुस्त है।
और क्यों सुस्त हैं? क्योंकि इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है और इसीलिए इनको कोई भी बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं होती। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों? इनकी वैलेंसी जीरो है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनर्ट गैसेस किन्हें कहा जाता है, और हैलोजेंस कौन सी फैमिली को कहा जाता है, अल्कली मेटल्स किसे कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल्स क्या कहलाते हैं, जिनको ग्रुप्स कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज किसे कहते हैं, उनको पीरियड्स कहा जाता है। फिर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? वो 18 हैं इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और फिर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? वो 7 नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? वो है लेंथेनाइड्स और एक्टानाइड्स। इनको सेपरेट करके रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल के हवाले से जितने भी मुमकिन सवालात हैं कि ग्रुप्स के हवाले से, पीरियड्स के हवाले से, डिफरेंट फैमिलीज़ के हवाले से, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज व्हाट इज द बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे उसने बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन दिया है कि पानी के मॉलिक्यूलों के माबैन कौन सी जो है बॉन्डिंग होती है। तो याद रखिएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसका मतलब है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें जो बॉन्डिंग होती है इसको कहते हैं, ये कौन सी है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। याद रखिएगा जैसे कि यहां पर शो कराया गया है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। यहां पे इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर सवाल वो पूछे कि पानी के मॉलिक्यूलों के अंदर इन बिटवीन, इसका मतलब है कि एटम्स के अंदर वो कौन सी होती है? याद रखिएगा वो कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसीलिए इन वाटर अगर पूछे, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती है? वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। बट अगर वो सवाल इस तरह से पूछे कि इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलों के दरमियान वो कौन सी होती है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा जी। एक को हम नाम देते हैं पोलर, दूसरा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है ये पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है, मतलब कि पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बॉन्डिंग बनती है, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरा होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, याद रखिएगा ये सिमिलर एटम के दरमियान बनता है। ये सिमिलर एटम्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल H2 है, उसके दरमियान क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग है। Cl2 है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। O2 है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड, और N2 में क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है और वो पार्शियल पोलर होते हैं, वो परमानेंट पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। उसमें क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 1 होता है, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो कर दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मैंने क्रॉस से शो कर दिया है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो जो ऑक्सीजन है वो 16/8 होता है जी। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा जी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो एंगेज हो गए हाइड्रोजन के साथ, इनके साथ, इनके साथ। अब फिर सवाल ये आता है कि ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखिएगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। ये क्योंकि ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में, और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में। तो 6 में से 2 तो बॉन्डिंग में एंगेज हो गए, बाकी 2 क्या हैं? इनको नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बास का ये भी सवाल आता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो 2 होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। और फिर बास का ये भी सवाल आता है कि अगर H2 के हवाले से, ये H2 है और ये है ऑक्सीजन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ये पार्शली तौर पर पॉजिटिव बन जाएगा, ये पार्शली तौर पर नेगेटिव, क्योंकि ऑक्टेट रूल जो पूरा करना है टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल।
तो यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और फिर सवाल ये पूछा जाता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं। वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? जो किसी केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो पानी के हवाले से, बॉन्डिंग के हवाले से वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका रोल बतौर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? वो -2 होती है, याद रखिएगा जी। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं उनको नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। वो 2 तरह के हो सकते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, या तो वो हो सकते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या तो वो हो सकते हैं नॉन पोलर। पोलर की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? दैट्स HCl, दैट्स H2O, याद रखिएगा जी। इसमें हमारे पास है H2O, इसमें हमारे पास है HCl और इसमें क्या है? पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव एंड होगा, दूसरा नेगेटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये पोलर बन जाते हैं, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाती है। जबकि नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जांपल H2O है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनाकर डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेंगे। फिर बात का ये सवाल आता है कि ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ये हमारे पास O2 है, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वही 8 है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन इधर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दरमियान में बॉन्ड बनाएंगे डबल, 6 और 1 7, दूसरा 8। और ये क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो यहां पर इसको मैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से भी शो करा सकता हूं, याद रखिएगा जी, कि एक ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं डॉट से शो कराता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कराता हूं। ये डॉट एंड क्रॉस बास्केट पूछता है जी। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग, इसका 1 और 1 ये बॉन्डिंग। तो 6 और 2 8 बन जाते हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है और ये नॉन पोलर है। सेम इज द केस N2 का बास्केट पूछ लेता है। तो N2 के हवाले से याद रखिएगा, नाइट्रोजन N2 है हमारे पास, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 14/7, मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर होता है 7। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? के में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो इट मींस ये 5 और 1 6 7 8। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, याद रखिएगा। और यहां से इसको आप डॉट एंड क्रॉस से भी शो करा सकते हो कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से आप इसको यूं शो करा सकते हो, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। तो इसके आखिरी चल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, मैंने डॉट से शो कर दिए। उस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कराता हूं जी। 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूं हमारे पास जो है यहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? ये नॉन पोलर है, क्योंकि सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनते हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म लाइट डिस्पर्स इनटू हाउ मेनी कलर्स? वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। ये वो प्रिज्म है जिसके जरिए लाइट का जो है ना डिस्पर्शन होता है। और लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, याद रखिएगा जी। उसमें पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। जो वाइट लाइट है ये पार्टिकल नेचर भी है जिसका अपना मोमेंटम होता है जी, और ये वेव नेचर, ये डुअल नेचर शो करती है, याद रखिएगा जी। और जो 7 रंग इसमें बनते हैं वो कौन सी तरतीब होती है? वो याद रखिएगा, विबगायर। इसमें सबसे पहले लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? दैट्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सेम इज द केस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वो रेड की होती है। और यहां पर 2 तरह के जो है वो स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम से मुराद कि लाइट का 7 रंगों में तकसीम होना। तो या तो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें
एक कलर जो है वो दूसरे कलर के साथ मिक्स्ड होता हुआ नजर आता है। और बाउस का ये सवाल पूछा जाता है कि रेनबो जो है वो स्पेक्ट्रम तो है, लेकिन वो माइक्रो लेवल पर सवाल करता है, वो कौन सा स्पेक्ट्रम है? दैट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो रेनबो की एग्जांपल है कौसे कज़ा जिसे कहते हैं, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होता। अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हर एक कलर जो है वो प्योरली सेपरेट होता है जी। ईच कलर इज सेपरेटेड, हर कलर जो है वो सेपरेट होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमारे पास जो लेजर लाइट होती हैं उसमें क्या होते हैं, हर एक कलर जो है वो अलग अलग होता है। दैट्स अ प्योर एग्जांपल ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसकी एग्जांपल कौन सी है हमारे पास? रेनबो जो कौसे कज़ा है। और फिर लाइट कौन सा जो बिहेवियर शो करती है, वो डुअल नेचर शो करती है। वो कौन सा? दैट इज पार्टिकल नेचर एंड अ वेव नेचर। और फिर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। आइंस्टाइन साहब ने जो कहा था कि भाई इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करता है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड। ये एक सी है, बट यहां पे सी का स्क्वायर है, ये स्पीड ऑफ लाइट है जी। अगर कोई भी जिस्म इतने मीटर का फासला, यानी 3 × 10 की ताकत 8 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करेगा, फिर वो मास नहीं देगा, फिर वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, और फिर उस वक्त टाइम डायलेट हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा। याद रखिएगा जी। तो ये वो सवाल आते हैं लाइट के हवाले से बन सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, और उसके बाद लाइट कौन सा बिहेवियर शो करती है, प्रिज्म क्या होता है, 7 कलर्स कौन से होते हैं, लोएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, वो वायलेट की है, हाईएस्ट जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, वो रेड की होती है। फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे हुए थे, तो वो यहाँ पर मैंने कंसेप्चुअल डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर की थी? वो विलियम हार्वे ने डिस्कवर की थी। और जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किसने डिस्कवर किए थे? लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किए थे। याद रखिएगा जी, द ब्लड ग्रुप्स वो किसने डिस्कवर किए थे? वो लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किए थे। याद रखिएगा जी। और जो ब्लड ग्रुप्स हैं, टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी एंड ओ। वो कौन से हैं? ए एंड बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर स्टडीज विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड। इसमें ट्रिटियम को इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। उनके है जो आइसोटोप्स हैं H11, H2/1, H3/1 जो है ये बेसिकली कौन सा है? ये ट्रिटियम है, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। आइसो का मतलब सेम, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है वो डिफरेंस होता है। बॉस का ये भी पूछ लेता है कि कौन सा आइसोटोप, तो याद रखिएगा H3/1 आइसोटोप जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। विच मटेरियल आर यूज्ड इन सोलर सेल्स मेनली मेड अप ऑफ, वो सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा जी। उसका देखिए विच इज द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, उसको क्रस्ट कहा जाता है जी। उसका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए दोबारा रिन्यू इस्तेमाल काबिल तजदीद उनको नहीं किया जा सकता। और जो फॉसिल्स की स्टडी का नाम है उसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, इनका जलना क्या है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको दोबारा आप काबिल तजदीद नहीं बना सकते। हाँ, सोलर एंड हाइड्रो इनको दोबारा बना सकते हो, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है इन सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जी, क्योंकि ग्लूकोज जब बनता है और फिर बाद में रेस्पिरेशन में क्या होता है वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर C6H12NO6 और ये क्या है, इसकी प्रोडक्शन होती है। इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? क्योंकि CO2 + H2O ये मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। दैट इज द फोटोसिंथेसिस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और इसका जो रिवर्स अमल है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इट मींस यही ग्लूकोज C6H12O6 जब ब्रेक डाउन होता है किसमें? CO2 + H2O में प्लस एनर्जी में, और जो एनर्जी खारिज होती है वो खारिज होती है ATP की फॉर्म में। इसको कहते हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम दिया जाता है। और ये क्या है? ये रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इसमें यह भी कहा जाता है कि ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। ये रेस्पिरेशन है दैट्स अ कैटाबोलिक रिएक्शन।
और कैटाबोलिक रिएक्शन ये होता है कि जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और जो फोटोसिंथेसिस है वो याद रखिएगा वो एक एनाबोलिक रिएक्शन है। अब एनाबोलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, याद रखिएगा कि रिएक्शन इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये बात का वो ये भी कंसेप्चुअल डेफिनेशन पूछता है, द प्रोसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, वो कौन सा है, एनाबोलिक। और द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, वो कौन सा है, वो कैटाबोलिक है, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर बनाती हैं। यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बास का ये भी कंसेप्चुअल डेफिनेशन में पूछता है, द प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। और फिर बास का ये भी सवाल करता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है, लेकिन हर उस जानदार में होगी जिसके पास क्लोरोफिल होगा। याद रखिएगा, इवन सम बैक्टीरिया आर देयर कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं बट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है। और पौधे का जो पत्ता है उसको कहा जाता है कि ये फूड सिंथेसिस फैक्ट्री है, और उस पत्ते के अंदर जितनी भी लाइट पड़ रही होती है 100% में से 99% लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ओनली 1% इज लाइट यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का ओवरऑल मैंने कंसेप्चुअल जो व्यू आपको दे दिया है। उसके बाद व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट मीथेन है जी, जिसका फार्मूला CH4 है जी। इसकी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, विच आर प्योरली डेरिवेटिव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल से, जिनको अखज किया जाता है जी। एंड A9 कैरीज व्हिच एवोडोटॉल, उसको नेगेटिव चार्ज होता है A9 के ऊपर, क्योंकि A9 इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और K9 इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। K9 के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। फिर वो सवाल पूछता है कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन एटम। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा जी, अगर वो सवाल पूछे कि न्यूक्लियस के हवाले से बेटा, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जी। उसके बाद द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ग्लूकोज की तोड़ फोड़ का नाम है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसमें बेसिकली जो है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ये भी बात को पूछता है, एंड प्रोडक्ट तो पायरुवेट है, बट टोटल नंबर ऑफ पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। और एक्चुअली होता यह है कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये 3C के 2 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है जी। और ये जो 3C का एक कंपाउंड है इसको कहते हैं कि पायरुवेट कहा जाता है। फिर बॉस का ये वो भी सवाल करता है कंसेप्चुअल कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एंड प्रोडक्ट तो है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं। ये जो पायरुवेट है बेसिकली ये 3C कार्बन कंपाउंड होता है, तो एक 3C और दूसरा 3C, टोटल हुई 6C ही बन जाते हैं जी। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी माल्टोस कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होती है, जो एक्चुअल डाइजेशन होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। याद रखिएगा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द यूरिया फॉर्म्ड, लिवर, जिगर उसका सही जवाब है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो सेरिबेलम होता है। अगर ब्रेन के हवाले से देखा जाए तो बेसिकली इसके 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं, दैट्स अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसका सही जवाब है बेटा। बाय होम वाज द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किसने प्रेजेंट की थी, चार्ल्स डार्विन जो है उसका सही जवाब है जी। जब भी एवोल्यूशन की बात आती है, इर्तिका की बात आती है, तो डार्विन साहब का नाम सर फहरिस्त होता है। इन वाटर विच सब्सटेंस डिजॉल्व रेडिली, अल्कोहल जो है वो रेडिली डिजॉल्व होता है जी। हु डिस्कवर्ड कॉस्मिक रेज, किसने डिस्कवर किया था, वो वेक्टर हैस ने ये रेस डिस्कवर की थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट इज द मास ऑफ ए फोटॉन। फोटॉन का जो मास कितना होता है, 0 होता है उसका मास। व्हाट डज एन एंजाइम एक्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, वो एक कैटालिस्ट के तौर पर रिएक्शन करते हैं। कैटालिस्ट मीन जो डायरेक्टली रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन उसको स्पीड अप कर देते हैं। और फिर एंजाइम्स क्या हैं, याद रखिएगा ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है, ये बायो कैटालिस्ट हैं, दीज आर द बायो कैटालिस्ट। और ये किससे से मिलकर बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बास का तो माइक्रो लेवल पे सवाल पूछता है, कौन सी प्रोटीन, दैट्स ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दैट इज अ वो ग्लोब्यूलर
प्रोटीन होती है बेटा। उसके बाद देखिए एन एबनॉर्मलिटी इन विच स्ट्रक्चर कैन कॉज हेरिडिटी जेनेटिक डिसऑर्डर। बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर अगर किसी भी तरह की तब्दीली आ जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको म्यूटेशंस कहा जाता है, उस अमल को कहा जाता है म्यूटेशन। याद रखिएगा जी, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जीन्स के अंदर तब्दीली आ जाए, क्रोमोसोम्स के अंदर तब्दीली आ जाए तो बेसिकली वो क्या होता है, वो एबनॉर्मलिटी होती है। याद रखिएगा। और फिर बात सुबह सवाल ये करता है कि डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या फर्क है। याद रखिएगा, ओवरऑल क्रोमोसोम्स की तादाद होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो 46 होती है। इसका मतलब ये 23 और 23 के अंदर जब ये डिवाइड होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है इस अमल को कि ये डिसजंक्शन है जी। अगर नॉर्मल तरीके से क्रोमोसोम्स की अलहदगी हो वो डिसजंक्शन है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से ना हो इट मींस कि ये 46 तो है, इसका मतलब है इधर आ जाए 22 और इधर आ जाए 24, सो दैट्स ये नॉर्मल सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होती, इसको नाम दिया जाता है नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। याद रखिएगा जी, इसको नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। याद रखिएगा जी। उसके बाद हु डिस्कवर नियॉन गैस, किसने डिस्कवर की थी, वो विलियम फ्रांसिस ने नियॉन गैस डिस्कवर की थी। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय विच ऑर्गन ऑफ हार्मोन, उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है कि जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक सोलर प्लेट, सिलिकॉन ही होता है जी। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वो मरकरी होता है, और बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, याद रखिएगा वो जुपिटर है जी। बिगेस्ट प्लेनेट वो कौन सा होता है, वो जुपिटर होता है जी। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट दोनों बेटा, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट ये कौन से हैं, याद रखिएगा ये वीनस है। याद रखिएगा जी, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट वो कौन से हैं, वो वीनस है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो मरकरी है। फिर बात का तो ओरिएंटेशन के हवाले से पूछ लेता है कि पहला जो है वो सोलर सिस्टम में कौन सा सितारा है, तो याद रखिएगा उसकी तरतीब के हवाले से एक अक्सर औक़ात एक कोटेशन इस्तेमाल की जाती है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट served us noodles, served us noodles। अब इसमें है एम से क्या मुराद है, मरकरी। याद रखिएगा जी। फिर बाद का सवाल आता है कि क्लोजेस्ट टू द सन कौन सा है, वो मरकरी होता है, पहले नंबर पे आ रहा है जी। उसके बाद क्या है, दैट्स अ वीनस, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मरकरी, तीसरे नंबर पे अर्थ है। याद रखिएगा जी, जिसको ब्लू प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद क्या है, मुरैख, मुरैख कहा जाता है चौथे नंबर पे जी। पांचवें नंबर पे कौन सा है, जे, दैट्स जुपिटर, इसको पांचवें नंबर पे। और फिर सर्व छठे नंबर पे क्या है, दैट्स एस, सैचरन है, वो छठे नंबर पे है जी। सातवें नंबर पे क्या है, दैट्स यूरेनस, यू से यूरेनस। और आठवें नंबर पे क्या है, एन से याद रखिएगा नेपच्यून। तो ओवरऑल ये 8 हैं टोटल जो हैं सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी जो हमारे पास सितारे होते हैं। जिसको ख़त्म किया गया था वो कौन सा था, वो प्लूटो था, क्योंकि पहले 9 थे लेकिन बाद में प्लूटो को ख़त्म करके ओवरऑल 8 जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए गए थे। तो उसकी तरतीब भी उसके लिए आप ये भी एक्रोनिम याद कर सकते हो कि MWEM भी है, लेकिन माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, अब ये भी तरतीब याद रख सकते हो। तो सोलर प्लैनेट जो प्लैनेट्स हैं उसके हवाले से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है रिगार्डिंग साइंस, वो हमारे पास है कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी कैन अ नॉर्मल ह्यूमन हेयर साउंड, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोवाट हर्ट्ज इसका सही जवाब है। व्हाट इज सिंबल ऑफ पोटाशियम, का सिंबल क्या है, दैट्स के है, केमिस्ट्री की वजह से सवाल है। व्हाट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, प्राइमरी नोन है, उसको सैंड कहा जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसका फार्मूला होता है SiO2। बस को ये पूछा जाता है कि SiO2 किसका फार्मूला है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही फार्मूला है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कोटिंग इन कैन मैन्युफैक्चरिंग, टिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कैन डब्बे वगैरह होते हैं
पेप्सी कोला, स्प्राइट और ये सारे जो कैंड होते हैं, ये डब्बे वगैरह, इसमें कौन सी कोटिंग इस्तेमाल की जाती है? इसमें टिन कोटिंग इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से। हाइग्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को इस्तेमाल करने के लिए, इसको ओरल मेयर करने के लिए जी। पार्किंसन डिजीज विच आर्गन के लिए होती है? ये ब्रेन के हवाले से होती है, याद। कैटरैक्ट कौन सी डिजीज होती है? ये आई के हवाले से ये डिजीज होती है कैटरैक्ट। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों का एक्चुअली डिफरेंस आता है, उसमें प्रोटॉन सेम होते हैं, याद रखिएगा जी। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो सेम होते हैं जी, बट न्यूट्रॉनों का उसमें डिफरेंस आता है जी। द चीफ ऑफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम वो कौन सा है? वो बॉक्साइट उसका सही जवाब है। उसका मेटलर्जी के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ है। व्हाट इज अ मिनरल दैट इज नॉन मेटालिक? वो कौन सा है? जिप्सम नॉन मेटालिक है जी। विच फोटोन हैज हाईएस्ट एनर्जी? गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जी। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ, वो निक्रोम के बने होते हैं जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द ट्रीटमेंट बाय वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस कराई थी, वैक्सीन का मेथड। विच इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? उसमें रेयान जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है। द वायरस दैट कॉजेज एड्स का जो बैच बनता है वो ह्यूमन इम्यून वायरस होता है, याद रखिएगा जी। HIV वायरस होता है, और यहाँ पर ये जो वायरस होता है ये बेसिकली लीवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, याद रखिएगा जी। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेस गुल्टर की बीमारी, गिलहट की बीमारी होती है जी। ECG जो हार्ट के लिए कराई जाती है, तो जो ECG है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसका सही जवाब है। अगला हमारे पास सवाल है, दैट इज विंड पावर इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? दैट्स mgh। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज ड्यू टू द मोशन होती है जी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये पोजीशन की वजह से होती है जी। उसके बाद देखिए द सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, उसको रेटिना कहा जाता है, आई की सेंसिटिव लेयर। विच इज द मोस्ट इलास्टिसिटी किसमें होती है? स्टील उसका सही जवाब है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? वो लेंथ का यूनिट है, याद रखिएगा जी। उसके अंदर विच एसिड इज यूज्ड इन द बैटरीज के अंदर, वो हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ये आइस के हवाले से ये डिजीज है। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, उनको आर्टरी कहा जाता है, और फिर अगर वो टुवर्ड्स लेके आती हैं, अवे की बजाय अगर ये सवाल आ जाए ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट अगर आ जाए, वो जो हार्ट की तरफ लेके आती हैं उनको नाम दिया जाता है, वो वेन्स कहलाती हैं। तमाम आर्टरीज के अंदर खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जी। तमाम वेन्स के अंदर खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जी। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तमाम आर्टरीज लेके जा रही हैं हार्ट से पूरे बॉडी की तरफ, तो वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन ज़रूरत होती है। तो जो आर्टरीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी है जो कि किडनी की तरफ खून लेके जा रही है, तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन अनलोड कर दो, ऑक्सीजन अनलोड कर दो। फिर वही जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, फिर वेन्स कलेक्ट करके दोबारा हार्ट में ले आती हैं, हार्ट से फिर वो जाता है लंग्स की तरफ ताकि ऑक्सीजन उसके ऊपर लोड की जा सके। तो यूं ये एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन फिर ये भी सवाल कंसेप्चुअल आता है कि एक ऐसी आर्टरी होती है कि जिसमें खून डीऑक्सीजनेटेड है, वो कौन सी होती है? वो है पल्मोनरी आर्टरी। फिर तमाम वेन्स के अंदर तो खून है बगैर ऑक्सीजन वाला, लेकिन पल्मोनरी वेन में खून होगा ऑक्सीजनेटेड, याद रखिएगा जी। एंजाइम्स आर एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है कि विच ट्यूब कनेक्ट्स द किडनीज टू द ब्लैडर, वो कौन सी होती है? यूरेटर ट्यूब होती है जो कि यूरिन को लेकर ब्लैडर में लेके जाती है। तो ये किडनी के हवाले से और एक्सक्रीटरी जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। और किडनी का फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, ये किडनी का बेसिक फंक्शन है। और फिर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस ये किससे रेलेवेंट हैं? ये किडनी से ही रेलेवेंट हैं। जब किडनी जो है पार्शली या कंप्लीटली तौर पर वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करता, उसको फिर नाम दिया जाता है किडनी फेलियर का नाम दिया जाता है।
विच एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, बेसिकली प्लाज्मा जो है, एक्चुअली जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, लेकिन फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो कौन सी है? प्लाज्मा है। बट कुछ जो है रिसर्चर ये भी कहते हैं भाई कि प्लाज्मा जो है दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा की शक्ल में ही एग्जिस्ट करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितना होता है? 120 दिन, जब आज का वो कहता है कि 4 मंथ्स होता है। इसीलिए जो मेडिकल साइंस है और आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि अगर आपका बॉडी वेट और फिटनेस ठीक है तो हर 4 महीने के बाद या साल में अगर एक दफ़ा भी खून का अतिया किसी को दे दो तो आपकी अपनी ही सेहत बेहतर रहेगी, क्योंकि हर 4 महीने के बाद या 120 दिन के बाद आरबीसीज जो है डेड, उनकी जो है प्रोग्राम सेल डेथ होती है, वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं और फिर नए सेल्स बनना शुरू होते हैं। इसीलिए हर 4 महीने के बाद या कम से कम साल में एक दफ़ा अगर कोई भी सेहतमंद बंदा खून का अतिया देना चाहे तो उसकी अपनी ही सेहत बेहतर रहेगी। उसके बाद कि व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, तकरीबन 5 से 6 लीटर ये इस एवरेज के दरमियान ब्लड मौजूद होता है जी। रिकेट्स की बीमारी किस वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से होती है जी। उसके बाद है कि द डेंसिटी ऑफ द वाटर वो कितनी है? 1 ग्राम पर क्यूबिक जो सेंटीमीटर होती है जी। एक्चुअली जो डेंसिटी का फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको कहा जाता है कि रो इज इक्वल टू एम बटा वी। एम का यूनिट क्या होता है? दैट्स ग्राम या किलोग्राम, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है जी। वो क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्यूबिक डेसीमीटर भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वो हमेशा क्यूब में ही होता है, याद रखिएगा जी। तो वाटर की डेंसिटी क्या है? दैट्स 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका सही जवाब है बेटा। अगला सवाल हमारे पास है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। आइस फ्लोट्स बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन आइस, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो बर्फ से ज्यादा होती है, इसी वजह से वो तैर रही होती है जी। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है। प्रेशर का यूनिट क्या है? दैट्स फार्मूला, दैट्स फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये तो उसका यूनिट है। और फिर और भी यूनिट्स हैं, वो कौन सा है? P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब इसके यूनिट्स अगर देखें जाए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी इसका यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ एच जी ये भी इसका यूनिट है, टार भी इसी का ही यूनिट है, याद रखिएगा। पास्कल भी इसी का ही यूनिट है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? याद रखिएगा 707 टार के बराबर होता है, 760 टार। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जी। विच वन इज कॉज्ड विद बैक्टीरिया? ये टेटनस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज इंसोमेनिया किसे कहा जाता है? ये इनएबिलिटी टू स्लीप है, जब नींद वगैरह नहीं आती जी। हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री? यूक्लिड इसका सही जवाब है जी। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? साइंस ऑफ बी कीपिंग, शहद की मक्खियों को पालना रखना, वो सारा क्या कहलाता है? वो एपीकल्चर कहलाता है। फिर सीरीकल्चर क्या है? दैट्स अ सीरीकल्चर, सीरीकल्चर जिसको रेशम बानी भी कहा जाता है, सिल्क प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, सिल्क के हवाले से, रेशम के हवाले से, दैट इज सीरीकल्चर। उसके बाद देखिए नमोनिया इज एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग टू ये लंग्स को अफेक्ट करता है, याद रखिएगा। और अगर ये दोनों लंग्स अफेक्टेड हो जाए तो उसको कहा जाता है कि डबल नमोनिया उसे कहा जाता है जी। व्हाट डज H5N1 रेफर्स टू? ये बेसिकली एक वायरस है, तो उसका ये सही जवाब है कि H5N1 इज बेसिकली वायरस। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी? वो जॉल होता है, याद रखिएगा। डिवाइस दैट मेयर्स वेरी हाई टेम्परेचर, वो पायरोमीटर होता है। अगर ओवरऑल टेम्परेचर हो तो थर्मामीटर है, थर्मामीटर है जी। लेकिन हाई टेम्परेचर मेयर करना हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? वो पायरोमीटर ही इस्तेमाल किया जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बैरोमीटर कहा जाता है, याद रखिएगा जी। वाई इज ओजोन इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड? क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, सन जो आ रही होती है, ओजोन का फार्मूला बास्कर पूछता है, दैट्स O3। इट्स बेसिकली होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इट्स अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है बेटा। Which two organs are primarily affected by the malaria? स्प्लीन और लिवर अफेक्ट होते हैं जी। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, RBG, these are the primary colors। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है जी। उसके बाद है कि हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज ह्यूमन हार्ट? 4 उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स कहलाते हैं जी। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड, ये
1928 में ये डिस्कवर हुई थी। हु फार्मुलेटेड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फेराडे ने दिया था। उनके लॉ जो मशहूर है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सवाल पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंडक्शन में इंड्यूस्ड कराना, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा करना, वो लॉ किसने दिया था? वो माइकल फेराडे ने ये लॉ दिया था जी। ब्लीचिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज डेसिबल डीबी इज अ यूनिट कैन बी यूज्ड टू मेजर बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स के हवाले से है जी। उसके बाद हीलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सन रेज के अंदर, यह सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है जी। और अगर कोई लिक्विड तब्दील हो जाए वेपर में या गैस में तो उसको कहा जाता है दैट्स वेपराइजेशन। वेपराइजेशन या एवापोरेशन भी कहा जाता है इसको जी, दैट इज एवापोरेशन। और कंडेंसेशन क्या है कि जब भी कोई गैस कंडेंस होती है और वो लिक्विड बनाती है, और जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली तब्दील हो जाए गैस में विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसको नाम दिया जाता है, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है, याद रखिएगा जी। विच बॉडी पार्ट डेवलप्स फर्स्ट इन ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे पहले जो वो हार्ट बनता है बेसिकली सेल डिफरेंशिएशन के हवाले से अगर देखा जाए जी। बाइल इज केप्ट इन, ये गॉल ब्लैडर उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच इज एन एग्जांपल ऑफ हेरेडिटरी डिजीज। वो हीमोफीलिया जो है ये हेरेडिटरी डिजीज है, जिसको कहा जाता है कि ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होती हैं, ये हेरिटेबल डिजीज होती हैं और इनको नाम दिया जाता है जी। उसके बाद है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन बॉडी, वो प्रोडक्टिव हार्मोन उसका सही जवाब है जी। एमनीजिया इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द मेमोरी, उसका सही जवाब है। जुपिटर इज द बॉल ऑफ बेसिकली गैसेस का ही नाम है। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, विटामिन सी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड भी इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा जी। ये बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें लेमन, जिसमें लाइम और दूसरे भी ऑरेंजेस, ये सारे शामिल हैं जी। मेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बेसिकली वेदर के हवाले से है जी। फिश जो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं जी। द अर्थ साइज वॉज फर्स्ट मेयर्ड बाई, ये अरेटोस्टेंस ने मेयर किया था जी। व्हाट आर द इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीजेज, उनको वेक्टर कहा जाता है, याद रखिएगा जी। और कुछ होते हैं कैरियर, कुछ होते हैं वेक्टर, याद रखिएगा जी। जो आम हाउस फ्लाई है ये जस्ट कैरियर है। अब कैरियर और वेक्टर में क्या फर्क है जी? दोनों इंसेक्ट ही काम करते हैं जी, और भी ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, लेकिन कैरियर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो डिजीज सेल को एक अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन खुद बीमारी नहीं फैलाते। वो क्या होते हैं, उनको याद रखिएगा कैरियर कहा जाता है। जैसे हाउस फ्लाई ये कैरियर है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर उस वक्त जब बनेंगे जब डिजीज सेल कैरी भी करेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे। जैसे कि मॉस्किटो है, वो एक वेक्टर है क्योंकि वो डिजीज सेल्स को कैरी भी करता है प्लाज्मोडियम और उसको ट्रांसफर और ट्रांसमिट भी करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं, याद रखिएगा जी। ल्यूकेमिया जो है किसकी डिजीज का नाम है, याद रखिएगा, ये ब्लड के हवाले से ये डिजीज है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय द स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट इन्होंने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था जी। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, दैट्स अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए 32 फ़ारेनहाइट है जी। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट दैट इज एल्यूमिनियम है जी। हार्टिकल्चर किस चीज़ का स्टडी का नाम है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट प्रोडक्शन के हवाले से ये नाम है। और ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि ओलैरिकल्चर क्या है, ओलैरिकल्चर स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, बेटा प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स उसका सही जवाब है, दैट्स ओलैरिकल्चर, याद रखिएगा जी। व्हाट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, वो WBCs होते हैं, क्योंकि WBCs का काम इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होता है, तो क़ुव्वत मुदाफ़त को जो है बढ़ाना होता है। तो WBCs क्या करते हैं कि जो बाहर वाले जरासीम आ रहे होते हैं तो उन बीमारी वाले जरासीमों के साथ वो फाइट करते हैं। अगर तो हमारे WBCs जीत जाते हैं तो बीमारी नहीं होती, अगर WBCs हार मान लेते हैं तो डेफिनेटली बीमारी हो जाती है जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज
व्हाट इज द कॉज ऑफ पोलियो किस वजह से? बेसिकली वायरस की वजह से है, याद रखिएगा जी। और जो कोरोना है बेसिकली वो भी वायरस की वजह से ही है। उसके बाद व्हाट डज पैंक्रियास सेक्रेट? वो इंसुलिन सेक्रेट करता है, और इंसुलिन का काम क्या है कि ये शुगर को डाउन कर देता है जी। और इंसुलिन बेसिकली ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल हैं, लिवर के पार्ट होता है पैंक्रियास, वो दो तरह के हार्मोन खाता है, खारिज करता है। अगर तो वो खारिज करे कौन सा? इंसुलिन। इसका मतलब है कि वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन उसको डाउन कर देता है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है तो पैंक्रियाज जो है उसको हुक्म दिया जाता है लिवर की तरफ से, जनाब आप ग्लूकागॉन हार्मोन खारिज करो, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को अप कर देता है, याद रखिएगा जी। हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है जी। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस फ्रॉम, ये माउथ से शुरू होती है एनएस तक चली जाती है जी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? वो एम्पेयर होता है, याद रखिएगा। करंट दो तरह के होते हैं, एक को नाम देते हैं एसी करंट, दूसरा है डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। और सेलों में जो स्टोर्ड करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। हमारे घरों में जो आने वाला वापटा की तरफ से ये करंट होता है, दैट्स एसी करंट, याद रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट भी उसे नाम दिया जाता है जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय द लेंस, कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है जी। किलोवाट आवर क्या है? बेसिकली ये एनर्जी का यूनिट है। ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है, याद रखिएगा जी। बाय विच मेथड विल बोथ सॉल्ट एंड वाटर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन? डिस्टिलेशन के जरिए इसको हम अलहदा कर सकते हैं जी। हिस्टोलॉजी जो एक किसकी स्टडी का नाम है? ये टिश्यूज की स्टडी का नाम है। हिस्ट कहते हैं टिश्यूज को, याद रखिएगा जी। तो टिश्यूज की जो स्टडी का नाम है दैट इज हिस्टोलॉजी। और इसी तरह ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी कौन सी है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही स्टडी का नाम है। पैरासिटोलॉजी पैरासाइट की ही स्टडी का नाम है, याद रखिएगा। और मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, अपीयरेंस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म एंड अपीयरेंस, उसको स्टडी करने का नाम क्या है? दैट्स मॉर्फोलॉजी, याद रखिएगा जी।